वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। एक सीरियल कातिल जिसने अभी तक 11 लोगों की हत्या की है, वो एक न्यूज रिपोर्टर को अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए इनवाइट करता है। और सुनिए उसका ऑफर यह है कि अगर रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेगी तो वो रात को जिस आदमी का कत्ल करने वाला है उसकी डिटेल्स बताएगा, जिसके आधार पर उस आदमी को रिपोर्टर बचा सकेगी। इसके अलावा वो एक और ऑफर देता है जिसकी वजह से रिपोर्टर को उसका इंटरव्यू जारी रखना पड़ जाता है। ये कौन सा सीरियल कातिल है और वो इस रिपोर्टर को बताना क्या चाहता है और उसने इसी रिपोर्टर को क्यों चुना, ये सब जानने के लिए बिना स्किप किए देखिए आज की मूवी, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई मूवी है जिसका नाम है मर्डर रिपोर्ट। तो कहानी की शुरुआत में एमबीएस नाम के एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर यंग को एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ। यंग पूछती है क्या आप कोई सेलिब्रिटी हैं? वो कहता है कि नहीं, मैं एक सीरियल कातिल हूँ, अब तक 11 कत्ल कर चुका हूँ, उसी बारे में इंटरव्यू देना चाहता हूँ। यहाँ से सीधे अगले सीन में यंग को दिखाते हैं जो कि अपने दोस्त किम के साथ कार में जा रही होती है। किम एक पुलिस डिटेक्टिव है दोस्तों। रेडियो में भारी वर्षा की चेतावनी दी जाती है और लोगों को सेफ जगहों पे रहने के लिए कहा जाता है। यंग कहती है कि लगता है बहुत बारिश होगी, ऊपर से मेरी बेटी छाता लिए बिना स्कूल चली गई। किम कहता है कि पहले उसको एक अच्छा छाता तो दिलाओ। तब यंग आगे कहती है पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो मुझे ठीक से बात नहीं करती। एक दिन मैंने उसका बैग चेक किया तो अंदर एक चाकू था। किम तो चौंक कर पूछता है कि कहीं उस पर कोई खून का दाग तो नहीं था। तो यंग ना में जवाब देती है चलो अच्छा हुआ, लेकिन क्या तुमने उससे इस बारे में पूछा कभी? कहा यार वो तो बात करे तब ना। चलो कोई बात नहीं, वो मुझसे तो बहुत अच्छे से बात करती है, मौका देखकर मैं खुद ही पूछ लूंगा। अच्छा वैसे क्या तुम श्योर हो क्या कि तुम उस कॉलर का इंटरव्यू लेना चाहती हो? कहीं वो कोई फ्रॉड निकला और बिना सबूत के तुम्हें कहानियां सुनाने लगा कि मैंने ये कत्ल किया, वो कत्ल किया, वगैरह वगैरह, और तुम उसको सच मानकर अपने चैनल को दे दोगी तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। यंग कहती वैसे भी मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकालने की सोच रहा है, ऐसे में अगर ये स्टोरी रियल निकली तो मेरा अच्छा नाम भी होगा और नौकरी भी नहीं जाएगी। यार ऊपर से ना उस आदमी ने कहा था कि अगर मैं उसका इंटरव्यू लूंगी तो वो मुझे अपने अगले विक्टिम के बारे में बताएगा जिसका उसने आज रात कत्ल करने का प्लान किया है। अब अगर उस विक्टिम का हमें पहले से पता चल जाए तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों किम को ये सब ठीक नहीं लगता और कहते हैं कि काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जब वो तुमसे मिलेगा तो मैं उसे पकड़कर अरेस्ट कर लूंगा, खत्म कहानी बस। यंग कहती है ऐसी गलती मत करना, हमने जो प्लान किया था बस उसी के अकॉर्डिंग चलना और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना वरना ये पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। फिर यंग दोस्तों एक बड़े होटल के अंदर जाती है और अंदर रिसेप्शन में पूछती है कि रूम नंबर 2701 मेरे नाम से बुक हुआ है। रिसेप्शनिस्ट अपना सिस्टम चेक करके चाबी निकाल रही होती है। इसी बीच यंग नोटिस करती है कि उस होटल में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास को निकाला जा रहा है, शायद नए कैमरास लगाने का कोई प्लान है। यंग थोड़ा घबराती है क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरास होंगे तो जब वो कातिल होटल में आएगा शायद उसका चेहरा उसमें रिकॉर्ड होगा, या फिर अगर ऐसा कुछ चांस हो जाए कि यंग की जान को खतरा हो तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड तो होगा कम से कम और बाहर से कोई तो आ जाएगा मदद के लिए। लेकिन अब सारे सीसीटीवी कैमरास निकाले जा रहे हैं तो यंग को लगता है कि उसका काम काफी रिस्की हो जाएगा। यंग दोस्तों रूम नंबर 2701 की चाबी लेकर सीधे बाथरूम में जाती है। साथ ही उसके पास एक डिवाइस होता है जिसके जरिए वो उस डिजिटल चाबी का डुप्लीकेट बना लेती है। फिर एक छोटा सा माइक अपने कान में रख लेती है, फिर लिफ्ट में जाती है और वहाँ एक बॉक्स में उस रूम की डुप्लीकेट चाबी रख लेती है। साथ ही उस रूम के नजदीक जाते हुए वो नर्वस काफी हो जाती है, लेकिन आखिर वहाँ पहुँच जाती है दोस्तों। दूसरी ओर किम लिफ्ट में चढ़ता है और उस बॉक्स में यंग ने 2701 की जो डुप्लीकेट चाबी बना के रखी थी उसे निकालकर अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर यंग के उस कमरे के ठीक नीचे वाले कमरे में चला जाता है। वो यंग 2701 के अंदर जाकर जगह जगह छोटे छोटे कैमराज सेट कर देती है और यंग के कान में जो माइक है उसके जरिए किम अपने कमरे से उसकी बातें सुन सकता है। और 2701 में दोस्तों यंग ने जो कैमराज सेट किए थे उनके जरिए उस कमरे को देख भी सकता है। कौन? अपना किम। वेल तो ठीक 12 बजे यंग के कमरे का बेल बजता है और वो दरवाजा खोलती है। वहाँ पे एक आदमी मस्त अपना कोट सूट वगैरह पहनकर खड़ा होता है, उसके हाथ में एक बैग भी है। यंग पूछती है कौन हो तुम? वो कहता है कि मैं ही हूँ वो सीरियल कातिल जिसने तुम्हें कॉल किया था। फिर यंग उसको अंदर ले लेती है। वो बताता है कि ये कमरा बहुत ही स्पेशल है, एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर ने इसको डिजाइन किया था। फिर वो रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस करता है और दरवाजे के सारे विंडोज और डोर्स सब बंद हो जाते हैं। वो कहता है कि चलो बैठो, स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू। यंग के हाथ में कैमरा होता है। कातिल दूसरे हिडन कैमरास के बारे में नहीं जानता दोस्तों फिलहाल। यंग उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है, लेकिन वो कहता है कि प्लीज ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। तो यंग हंसकर कहती है अच्छा ठीक है, अभी तक अगर आपने 11 कत्ल किए हैं और एक भी कत्ल में आप पकड़े नहीं गए तो मुझे लगता है आप अपने कत्ल के प्रोफेशन में काफी पहुंचे हुए इंसान होंगे। लेकिन मुझे डर है कि इस इंटरव्यू में आप मुझे जो कुछ बताएंगे वो झूठ ना हो। बस अगर ये आपका कोई प्रैंक निकला तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरा मजाक बनकर रह जाएगा। तो इस पर कातिल अपने फोन पर उसे अपने कारनामों की वीडियोस दिखाता है और कहता है कि अब तो यकीन हो गया ना आपको कि मैं सीरियल कातिल ही हूँ। यंग एकदम शॉक में दोस्तों, क्योंकि हर कत्ल एक से बढ़कर एक
और बहुत ही घिनौने तरीके से किया गया होता है। ऊपर से वो कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन हो चुका होगा कि मैं सीरियल कातिल हूँ, है ना? लेकिन क्योंकि दोस्तों वो अपने फोन पर वीडियोस दिखा रहा था तो यंग के किसी भी कैमरा में वो कैप्चर नहीं होता। नीचे से किम यंग के कान में रखे माइक के जरिए पूछता रहता है कि ऐसा क्या देख लिया तुमने, कुछ तो बोलो, अगर खतरा है तो मुझे सिग्नल दो, मैं अभी आ जाता हूँ। लेकिन यंग सिग्नल नहीं देती तो किम समझ जाता है यंग अभी तक सेफ है। फिर यंग कातिल की परमिशन लेकर अपना कैमरा ऑन करके उसका इंटरव्यू ले लेती है। पूछती है आपका नाम, उम्र, सब कुछ बताइए। कातिल कहता है कि तुम्हें मेरे कत्लों के बारे में जानना है, राइट? मेरे नाम और मेरी उम्र से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा बताओ। तो यंग दूसरा सवाल करती है कि अच्छा एक बात बताइए, अभी तक आपने जिन 11 लोगों का कत्ल किया है उनके बारे में मैंने जानकारी हासिल की है। वो सभी कोई न कोई क्राइम करके जेल गए और जेल से छूटने के बाद भी वो नहीं सुधरे। क्या इसी वजह से आपने उनका कत्ल किया था? मुझे ये भी जानना है कि आपने इतने सारे कत्ल करके मुझको ही क्यों चुना इंटरव्यू के लिए। कातिल कहता है कि बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी एनालिसिस की थी। तुम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती हो, झूठ नहीं बोलती और खासकर हिम्मत वाली हो। इसलिए मैंने इंटरव्यू देने से पहले तुमसे कह दिया था कि किसी भी हालात में ये इंटरव्यू मीडिया में नहीं आना चाहिए। और ये जानते हुए भी कि मैं एक खतरनाक कातिल हूँ, तुम बिना डरे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ गई। मैंने कई कत्ल किए हैं लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने वो कत्ल क्यों किए, फिर तुम खुद ही फैसला लेना कि मुझे वो कत्ल करने चाहिए थे या फिर नहीं। यंग पूछती, हाँ बताइए ना, आपने वो 11 कत्ल क्यों किए? क्या इस समाज की भलाई के लिए किए थे? कातिल कहता है कि जब इस समाज ने मेरी भलाई के लिए कुछ खास नहीं उखाड़ा तो मैं उनकी भलाई के लिए काम क्यों करूं? उन 11 लोगों ने मेरे पेशेंट्स को बहुत ही परेशान किया था, इसलिए मैं उनको सजा देना चाहता था। यंग के तो कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों कि ये बोल क्या रहा है। कातिल जरा टेंशन में पूछता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि इस इंटरव्यू को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं देखेगा, क्या सच में तुम्हारे अलावा हमें कोई और देख या सुन नहीं रहा? सच बताना। अब ये सुनकर किम घबरा जाती कि कहीं कातिल को हिडन कैमरास के बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन तब यंग कहती है बड़े कॉन्फिडेंस से, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली आई हूँ और अकेले ही इंटरव्यू ले रही हूँ। तब कातिल को थोड़ी तसल्ली होती है और वो पूछता है, तुम यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज लेने आई हो, राइट? यंग कहती नहीं नहीं, मैं उस विक्टिम को बचाना चाहती हूँ जिसे तुमने आज रात मार डालने का प्लान बनाया है। बताओ वो विक्टिम कौन है और इस वक्त कहाँ है? कातिल कहता है मैं नहीं बताऊंगा। यंग कहते ठीक है, फिर इंटरव्यू लेने का कोई मतलब ही नहीं रहा, कहकर वो अब तक की रिकॉर्डिंग का मेमोरी कार्ड वहीं पे रखकर जाने लगती है। इस बीच कातिल को रंगे हाथों पकड़ने के लिए किम भी दोस्तों उसी कमरे की ओर आने लग जाता है। और तब कातिल यंग से कहता है कि अगर तुम इंटरव्यू पूरा किए बगैर यहाँ से गई तो इस होटल में एक कत्ल होगा। सुना तुमने? एक कत्ल होगा। इस पर किम यंग से पूछता है, उससे पूछो क्या उसका कोई साथी है इस होटल में, पूछो ना। तो यंग भी कातिल से वही सवाल पूछती है। वो कहता है कि मैं अपने अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करता, कभी भी नहीं, मैं अकेले सारे कत्ल करता हूँ। अगर तुमने मेरा पूरा इंटरव्यू लिया तो मैं उस अगले विक्टिम के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। और अब उस आखिरी विक्टिम का पता लगाने और उसकी जान बचाने के इरादे से दोस्तों यंग फिर से जाकर इंटरव्यू लेने के लिए बैठ जाती है। किम भी फिलहाल के लिए शांत हो जाता है। तो यंग पूछती है, हर कातिल के पास कत्ल करने की वजह होती है, कारण होता है, तुम्हारे कत्लों के पीछे क्या वजह थी? तब कातिल दोस्तों एक बड़ा ट्विस्ट रिवील करता है। वो बताऊं क्या? कहता है एक हैप्पी कपल हुआ करते थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पत्नी प्रेग्नेंट हुई, आने वाले बच्चे के बारे में सुनकर दोनों बड़े खुश हुए। और ऐसे एक दिन गाड़ी पार करते वक्त एक क्रिमिनल वहां आया और उसने पत्नी को बहुत मारा और फिर उसको अब्यूज किया। बहुत बुरी हालत में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसकी जान भी बच गई और उसका बच्चा भी पैदा हुआ। लेकिन उस क्रिमिनल ने उस औरत के साथ जो किया, उसकी परछाई उसके शरीर, उसके दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए छा गई थी। वो जब भी अपने बच्चे को देखती तो उसे उस क्रिमिनल का ही चेहरा दिखता। उस औरत की दिमागी हालत बहुत ही खराब हो गई, हर किसी से कहती फिरती कि मेरे बेटे की आंखें उस क्रिमिनल की तरह हैं। उसका पति उसका दर्द समझता था लेकिन पत्नी उस घिनौनी घटना को भूल नहीं पाई। आखिर में वो अपने बच्चे को लेकर बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर अपनी और अपने बच्चे की जान दे गई। यंग पूछती है, क्या वो तुम्हारी पत्नी थी? कातिल कहता है कि हाँ, वो मेरी पत्नी और मेरा बेटा ही थे। मैं एक साइकियाट्रिस्ट होकर भी अपनी पत्नी की हालत में सुधार नहीं लेकर आ पाया। उस क्रिमिनल को उसकी किए की सजा भी मिली, लेकिन सिर्फ 4 साल जेल की सजा। और बताओ ना, सजा सुनकर वो मुझे देखकर ऐसे हंस कर गया जैसे कि मुझे चिढ़ा रहा हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ 4 साल में वापस आ जाऊंगा। बताओ, मुझसे सहा नहीं गया। मेरे पास न जीने की कोई वजह थी न मरने की। अब आगे दोस्तों यंग कहती है, एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते आपने जरूर कोई ना कोई वजह ढूंढ ली होगी। कातिल कहता है कि हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैंने उस क्रिमिनल को ऐसी मौत देनी चाहिए कि उसे नरक झेलने पड़े और उसे पता चले कि उसने मेरी वाइफ के साथ जो किया वो नरक से कम नहीं था। इंसान को टॉर्चर करने के घिनौने से घिनौने तरीकों के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। 4 साल बीत गए। उस क्रिमिनल के रिहा होने का दिन भी आया। उस दिन मैं जेल के बाहर उसका इंतजार करने लगा, वो नहीं आया। तब मेरा लॉयर का कॉल आया कि मेरी वाइफ को जिस आदमी ने अब्यूज किया था वो जेल के अंदर ही करंट शॉक लेकर मर गया, और वो भी 2 या 3 सेकंड के अंदर। मुझे बड़ा गुस्सा आया यार कि उसको इतनी आसान मौत कैसे मिल गई। उसे टॉर्चर करके खत्म करने का जो मैंने प्लान बनाया था, 4 साल बर्बाद किए थे,
वो सब टूट गया, कुछ नहीं हुआ। मैं बेबस होकर नशा करने लगा। फिर एक दिन मेरा एक पेशेंट आया और उसने मुझे बताया कि शराब के नशे में एक अमीरजादे ने मेरे पेशेंट की वाइफ और उसके बेटे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उसकी वाइफ मर गई और बेटा कोमा में चला गया। उस अमीरजादे को सजा तो मिली थी लेकिन बेल भी मिल गई। अब वो फिर से नशे में गाड़ी चलाता है। मेरे पेशेंट ने उस आदमी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देने की कोशिश की, लेकिन फिर अपने बेटे का लिहाज करके उसने खुद को रोक लिया था। वो बहुत स्ट्रेस में था और मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था, लेकिन उसका स्ट्रेस कम करने के लिए उसे ट्रीटमेंट देने के बजाय मैंने उसे एक ऑफर दिया और कहा कि तुम जिसका कत्ल करना चाहते हो वो काम मैं करने को तैयार हूँ। मैंने अपनी कहानी भी उसे बताई। हम दोनों लगभग एक ही तरह का दुख और दर्द झेल रहे थे। उसे मुझ पर विश्वास हो गया था और उसने मुझसे विनती की कि उस अमीरजादे को आप ही मार डालो। दोस्तों, यंग कहती है अच्छा तो अब समझ में आई बात। कत्ल किया आपने, लेकिन शक के बल पर आपके पेशेंट को अरेस्ट किया गया था, लेकिन क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस के लिए ये केस अनसॉल्व्ड रहा और उसे छोड़ दिया गया। किसी को आप पे शक भी नहीं हुआ। कातिल कहता है कि हाँ बिल्कुल सही गेस किया आपने। अच्छा कातिल जी, एक बात बताइए, आपने उसका कत्ल किया कैसे? उसे मारना बड़ा सिंपल था। वो किसी पार्टी में जाकर शराब पीकर लौट रहा था और मैंने बेहोशी की दवा उसको सुंघाई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एकदम टाइट बंधा हुआ पाया। उसने जो जुर्म किया उसकी सजा के तौर पर मैंने उसके सर से लेकर पैर तक हथौड़े से उसे लगातार मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ी। अगर वो नरक में भी होता तो शायद उसे उतना दर्द नहीं होता। ऐसी दर्दनाक मौत दी मैंने उसे और उसकी ऐसी मौत देखकर मेरा वो पेशेंट इतना खुश हुआ कि पूछो मत। तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे पेशेंट्स जो अपने साथ हुए जुर्म का किसी से बदला लेना चाहते हैं, जिसे मार डालना चाहते हैं, उनकी मैं मदद करूंगा और उन क्रिमिनल्स को मैं मार डालूंगा। ऐसा करके मेरे पेशेंट्स का स्ट्रेस कम होगा और वो खुश रह पाएंगे। अपने 11 पेशेंट्स की खातिर मैंने उन 11 क्रिमिनल्स का कत्ल किया। लेकिन यंग कहती है रुकिए जरा, मुझे लगता है कि आप अपने पेशेंट्स के लिए बदला लेने के नाम पर अपनी ही खून की प्यास बुझा रहे हैं। मुझे लगता है आप एक साइको हैं और ये सारे कत्ल करके आपको मजा आ रहा है। ये सुनकर कातिल को बड़ा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम कौन सा उस विक्टिम को बचाने के भले इरादे से आई थी? मैं खूब जानता हूँ कि तुम्हारी नौकरी खतरे में है। उसे बचाने के लिए तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई हो ताकि इसे पब्लिश करके तुम नाम कमा लो और फिर अपनी नौकरी बचा लो। यंग कहती देखिए ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं उस विक्टिम को बचाने के लिए ही ये इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। कातिल कहता है अच्छा ये बात है। वो यंग का हाथ पकड़कर कहता है कि मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम उस विक्टिम को मरने से बचाने ही आई थी, बताओ। तो यंग बड़ी कॉन्फिडेंटली कहती है हाँ, मैं सिर्फ उस विक्टिम की जान बचाने के इकलौते इरादे से तुमसे मिलने आई हूँ। कातिल पहले तो हंसता है कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और जब से तुम आई हो मैं तुम पे बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी ये नर्वसनेस सब मुझे दिख रही है, समझी? तुम्हारा हार्ट बीट नॉर्मल से 30% ज्यादा तेज हो चुका है। इसी बीच कॉलिंग बेल बजता है। कातिल कहता है कि मैंने हम दोनों के लिए खाना मंगवाया था। कहकर वो दरवाजा खोलता है और तब एक सर्विस बॉय आकर खाना टेबल पर रखने लग जाता है। फिर वो जाने लगता है तो कातिल उसे एक करेंसी नोट देता है। वो स्माइल करता है तो कातिल कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इस तरह के शानदार रूम में सर्व करने क्यों आते हो, क्योंकि ऐसे रूम में टिप ज्यादा मिलती है ना, और तुम्हारा नाम ली है ना, पर तुम गलत काम कर रहे हो। वो तो चौंक जाता है दोस्तों कि मेरा नाम कैसे जानते हैं आप? कातिल कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। ये कहकर वो झट से एक सुई निकाल कर ली की गर्दन में घुसेड़ देता है और कुछ ही पलों में ली वहीं पे मर जाता है। दोस्तों यंग तो और घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। दरअसल ये सब कुछ कमरे के जिस भाग में हो रहा है वो हिडन कैमरास के दायरे में आता ही नहीं, इसलिए कातिल का चेहरा रिकॉर्ड नहीं हो पाता। यंग ये सब देखकर बड़ी शॉक में होती है। उसके कान में जो माइक है उसके जरिए किम की आवाज आती है कि अरे यार कुछ तो बोलो, जिंदा हो या मर गई। और यहाँ पे कातिल रिवील करता है कि ये सर्विस बॉय ली बहुत ही बुरा आदमी था। एक लड़की के साथ इंटीमेट होकर उसने वीडियो बना ली और फिर उस लड़की को धमकाकर 4-5 साल तक उससे पैसे लेता रहा। वो लड़की बहुत स्ट्रेस में थी और पता है ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास ही आई थी। उसने मुझे इसके बारे में सब बता दिया। बस मेरे अंदर का अच्छा इंसान जाग उठा और मैंने मौका देखकर इसका काम तमाम कर दिया और अपने उस पेशेंट की परेशानी का भी अंत कर दिया। देखो तुमने एक रिपोर्टर होने के नाते मुझसे ढेरों सवाल पूछे, लेकिन अब तक ये नहीं पूछा कि मैंने तुमसे मिलने के लिए खास इसी होटल को क्यों चुना। यंग कहती है तुम आज रात को किसी का कत्ल करने वाले थे ना, तो अभी इस आदमी का कत्ल क्यों किया? कातिल कहता है हाँ, वो ये नहीं था, एक्चुअली वो कोई और है। ये कहकर वो बैठकर मस्त खाना खाने लगता है जैसे यहाँ पे कोई कत्ल हुआ ही नहीं, मतलब मौज हुई जैसे। फिर कहता है कि एक पॉइंट पर मुझे पेशेंट्स मिलने कम हो गए थे, इसलिए मैंने खुद ही परेशान लोगों को ढूंढ कर उनकी इस तरह मदद करने की सोची। इनोसेंट लोगों को जो इस तरह की तकलीफें देता है उन सबको खत्म करने लगा मैं। यंग पूछती है चलो मान लिया कि तुम इनोसेंट लोगों की तसल्ली के लिए ये कत्ल कर रहे थे, लेकिन क्या ये कत्ल करने के बाद वो इनोसेंट लोग खुश हुए? कातिल कहता है ये भी कोई पूछने की बात है क्या? जब मैं उन्हें विक्टिम्स की लाशें दिखाता हूँ तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यंग कहती है अच्छा एक बात बताओ, लेकिन कभी क्या ऐसा हुआ है कि तुमने जिसकी खातिर किसी का कत्ल किया उसने खुद आकर तुमसे कहा हो
कि मैंने जल्दबाजी में तुमसे शिकायत कर दी थी, उसका कत्ल नहीं होना चाहिए था। तो कातिल हंसकर कहता है, हाँ कभी कभी क्या, बहुत बार ऐसा हुआ है। यंग पूछते, अगर ऐसा हुआ तो फिर तुमने उनके साथ क्या किया? कातिल कहता है कि मैं हिप्नोटिज्म जानता हूँ। हर इंसान के अंतर मन की गहराइयों में कई खुशियां छुपी होती हैं। उन्हें हिप्नोटिज्म के जरिए मैं बाहर लेके आ सकता हूँ और उन्हें खुश कर सकता हूँ। ऐसा ही ट्रीटमेंट मैंने उन लोगों को दिया और उन्हें उनके गिल्ट फीलिंग से बाहर निकाला। इस बीच दोस्तों किम यंग से कहता है कि अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। कहकर किम यंग के कमरे के बाहर आ जाता है और उस डुप्लीकेट की से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। लगता है डुप्लीकेट की में कोई खराबी आ गई है दोस्तों। इस वजह से किम फिर अपने कमरे में चला जाता है। ये जानकर पर यंग डर जाती है। कातिल यंग से पूछता है कि अच्छा तुम्हारी कोई औलाद है क्या? यंग कहती है हाँ। कातिल कहता है अगर उसके साथ किसी ने बहुत ही बुरा कर दिया हो तो तुम क्या करोगे? जरूर उस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देने का तुम्हारा मन करेगा, राइट? अब यंग थोड़ा डगमगा कर कहती है बिल्कुल करेगा। कातिल कहता है यही तो, वेरी गुड। ऐसी ही एक बच्चे की खातिर मैं किसी से बदला लेने जा रहा हूँ। एक स्कूल स्टूडेंट है जो कि अपनी क्लासमेट से लड़ बैठी। गुस्से में उस स्टूडेंट ने अपनी उस क्लासमेट की उंगलियों के बीच में चाकू घुसेड़कर उसे पूरी तरह से घायल कर दिया। इस वजह से डॉक्टर्स को उस बच्ची का एक हाथ ही काटना पड़ गया। बताओ, अब ऐसी घिनौनी हरकत करने वाली छोटी बच्ची क्यों ना हो, उसे सजा तो मिलनी चाहिए, राइट? उस बच्चे के करीब जाने के लिए मैंने उसे गिफ्ट दिया, लेकिन उस गिफ्ट में हिप्नोटाइज करने का एक डिवाइस भी था। उसके जरिए मैंने उस बच्ची के माइंड को कंट्रोल किया। अब तो मैं उसे जहाँ बुलाऊं वो बिना कोई सवाल पूछे चली आएगी। मैं यहीं रहकर भी उसे ऐसा फील करवा सकता हूँ जैसे कि वो किसी सपनों की दुनिया में है, आसमान में उड़ रही है या पानी में डूब रही है। इतना ही नहीं, यहीं से मैं उस डिवाइस के जरिए उसे खुदकुशी भी करवा सकता हूँ। दोस्तों, उसकी ये कहानी सुनकर यंग और किम दोनों घबरा जाते हैं। शुरुआत में यंग ने किम को बताया था कि उसकी बेटी अजीब बिहेव कर रही है, ठीक से बात नहीं करती, ऊपर से उसके बैग में एक अजीब सा चाकू भी था। अब इन्हें डर है दोस्तों कि ये कातिल जिस बच्चे को सजा देने की बात कर रहा है, कहीं वो यंग की बेटी तो नहीं, कहीं उसी ने तो अपनी क्लासमेट के साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर दी। ये सब सोचकर यंग चिल्ला देती कि प्लीज उस बच्ची को कुछ मत करना, मेरी बच्ची को कुछ मत करना। कातिल कहता है अरे तुम टेंशन क्यों होती हो, एक सच बताओ, मैं जिसका कत्ल करने जा रहा हूँ वो बच्ची नहीं बच्चा है। कहकर वो अपने अगले विक्टिम की फोटो दिखाता है जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट है। तब जाकर यंग की जान में जान आती है। फिर कातिल एक कॉल करता है और उस कॉल के जरिए वो उस लड़के से खुदकुशी करवा देता है। दोस्तों, अब यंग से वो पूछता है एक बात बताओ, तुम क्यों इतनी इमोशनल हो गई? यंग कहती है वो क्या है कि मेरी बेटी के बैग में भी एक चाकू, खैर रहने दो। वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल को उसका सच जानने का बड़ा मन करता है और वो एक कॉइन को लुढ़का कर यंग को हिप्नोटाइज कर देता है और पूछता है बताओ अपनी बेटी के बारे में, बताओ मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, बताओ। यंग भी बताने लगती है कि 6 महीने से मेरी बेटी मुझसे ठीक से बात नहीं करती, एकदम चुप चुप रहती है। एक दिन मैंने उसके बैग में एक अजीब सा चाकू देखा। मेरा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन अब मेरी बेटी अपने पापा के साथ रहना चाहती है। इस पर कातिल अनाप शनाप पूछने लग जाता है कि क्या इस वजह से तुम्हें अपने बेटी से नफरत होने लग गई है कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती है? अब दोस्तों, यंग हाँ कहने वाली होती है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी का चेहरा एक इल्यूजन की तरह दिखता है और कातिल के हिप्नोसिस से वो बाहर निकल आती है और पूछती है तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? कातिल कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा टेस्ट कर रहा था। लेकिन तभी दोस्तों उस माइक के जरिए किम यंग को बताता है कि मुझे लगता है वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा था। मेरी मानो, मैंने तुम्हें जो डिवाइस दिया था उसे उसकी गर्दन पर खोप दो, बेहोश हो जाएगा वो और फिर मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। यंग भी हाथ में एक पेन उठाकर कातिल के पास जाती है और कहती है सच बताओ, आज रात किसका कत्ल करने जा रहे हो? मुझे पक्का यकीन है कि तुम उस फोटो वाले लड़के की बात नहीं कर रहे थे। कातिल कहता है कि वाओ, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली यार, मैं एक आदमी का कत्ल करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें उस आदमी की डिटेल्स चाहिए तो ये इंटरव्यू पूरा करो। इस पर यंग चुपचाप जाकर कुर्सी पे बैठ जाती है तो किम उसको डांटता है कि इतना अच्छा मौका पाकर भी तुमने छोड़ क्यों दिया? और इसी बीच कातिल कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उस विक्टिम के बारे में जानने के लिए इतनी उतावली क्यों हो। यहाँ इंटरव्यू खत्म करके बाहर जाते ही तुम पुलिस को बताने वाली हो, राइट? यंग कहती नहीं तो, बिल्कुल नहीं। कातिल कहता है एक बात बताओ, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या मैं नहीं जानता कि वो पुलिस डिटेक्टिव तुम्हारा खास दोस्त है और वो इस कमरे के नीचे वाले कमरे में है? बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें और उससे बात करते हुए कितनी बार सुना पता है अभी तक, और देखा भी। वो जरूर मुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सही कहा ना मैंने? यंग तो कांपने लग जाती कि इसको सब पता कैसे चल गया और किम जल्दी से अपने कमरे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक है और खुलता नहीं। और तब उसके कमरे का फोन बजता है। किम कॉल अटेंड करता है तो पता चलता है कि कातिल ही कॉल कर रहा है। ये जानकर किम तुरंत फोन रख देता है, लेकिन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। दोस्तों, दूसरी ओर कातिल बड़ा हंसता है और फिर पता चलता है कि कातिल को पता था कि किम ने नीचे का कमरा लिया हुआ है। उसने वहाँ
हिप्नोटाइज करने का एक डिवाइस रखा था दोस्तों, जो कि उस फोन कॉल के जरिए एक्टिवेट हुआ, इसीलिए किम बेहोश हो गया। और अब यंग अपनी जान बचाने के लिए उस डिवाइस को कातिल की गर्दन पे खोपने वाली होती है, लेकिन वो झट से यंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि एक अच्छा साइकेट्रिस्ट हमेशा चौकन्ना रहता है, कहकर वो यंग के हाथ से डिवाइस छीनकर यंग को ही शॉक लगा देता है। और जब यंग को होश आता है तो वो एक चेयर के साथ बंधी होती है। कातिल दोस्तों एक और बात रिवील करता है कि इस होटल के ज्यादातर लोग मेरे पेशेंट्स रह चुके हैं, जिनके लिए मैंने कत्ल किया वही, इसीलिए वो मेरा हर कहा मानेंगे। तुमने अपने दोस्त के लिए लिफ्ट में जो डुप्लीकेट की छोड़ा था उसे भी होटल वालों ने चेंज कर दिया था। कैसा लगा? सरप्राइज। खैर मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कोई बहुत बड़ी गलती की है, कभी कोई जुर्म किया है कहीं? यंग कहती है कि मैंने अपने समीर के खिलाफ कोई काम नहीं किया आज तक। इसीलिए वो यंग को खोल देता है और फिर से पूछता है कि दिमाग पे जरा जोर डालो कि क्या जाने अनजाने में तुमने किसी के साथ कुछ बुरा किया हो कभी? यंग सोचकर बताती है कि लगभग 1.5 साल पहले एक बिजनेसमैन ने कुछ सबूत दिए थे जिनसे ये साबित हो सकता था कि नशीला पदार्थ बनाने वाला एक गैंग कुछ वेस्ट केमिकल्स को नदी में डिस्पोज कर रहा है। उस गैंग ने कानून से बचने के लिए पॉलिटिशियंस की जेब तक गर्म करके रखी हुई थी। मैंने सबूत वाले फाइल्स को अपने घर में सेफ रखा था, तो एक दिन मैं उस बिजनेसमैन को इंटरव्यू करने का डेट फिक्स करके घर आई तो देखा कि घर में तोड़फोड़ हुई है, खासकर सबूतों वाला फाइल्स तो गायब है। इसके बाद वो बिजनेसमैन एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उस गैंग ने ही एक्सीडेंट करवाकर उसे मार डाला था। कातिल पूछता है कि क्या इसका ये मतलब हुआ कि तुमने कोई गलती नहीं की? यंग कहती हाँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कातिल कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारी बेटी, क्या उसने कोई गलती की है? यंग कहती देखो मेरी बेटी को बीच में मत घसीटो। कातिल कहता है कि मैं उसे कहाँ घसीट रहा हूँ, ये कहानी उसी की बदौलत तो शुरू हुई है। अब बताओ क्या तुम्हारी बेटी इस बारे में कुछ जानती है? यंग चुप रहती है दोस्तों। इस बीच कातिल यंग को किम के कमरे का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें किम दोस्तों एक कील से अपना टेप फाड़कर बच निकलने की कोशिश कर रहा था। कातिल अब यंग को बताता है कि तुम्हें पता है मैंने किम को वार्न किया था कि अगर वो बचने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन फिर भी देखो वो बचने की कोशिश कर रहा है। लगता है उसको तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। खैर अब सच सच बताओ, क्या सबूत वाले उन फाइल्स को तुम्हारे हवाले करने वाले उस बिजनेसमैन का किम के साथ कोई लेना देना नहीं था? यंग कहती है नहीं। कातिल कहता है कितनी भोली हो यंग तुम, किम एक पुलिस ऑफिसर है और तुम कहती हो कि वो इस बारे में नहीं जानता। कहकर वो एक कहानी सुनाने लग जाता है कि पता है एक दिन एक लड़की ने जानबूझकर अपनी कार किम की कार पे ठोक दी। कार की टक्कर हुई, लेकिन किम और उस लड़की की दोस्ती हुई और दोनों काफी क्लोज हो गए। एक दिन दोनों ने एक होटल में कमरा लिया, शराब नशा वगैरह किया और इंटीमेट भी हुए। लेकिन अगले दिन जब किम को होश आया तो पाया कि वो गैंग जिसने बिजनेसमैन का कत्ल करवाया था उन्होंने किम की गलत फोटोज क्लिक कर ली थी। दरअसल उन्हें वो फाइल्स चाहिए था जो तुम्हारे पास था। उन्होंने किम से डीलिंग की थी कि अगर वो तुम्हारे घर से फाइल चुरा कर उन्हें दे देगा तो वो अपने इन्फ्लुएंस से किम को प्रमोशन दिलाएंगे। प्रमोशन और पैसों के लालच में किम मान गया। एक दिन तुम्हें पता है जब तुम घर पे नहीं थी तो वो तुम्हारे घर में घुसा और उसने ऐसी सेटिंग की जैसे कि घर से कोई पैसे चुराने आया था। दरअसल उसका मकसद था उस फाइल को चुराना, लेकिन तुम्हें नहीं पता तब वहाँ पे एंट्री हुई तुम्हारी बेटी की। जब किम ने रियलाइज किया कि उसकी असलियत तुम्हारी बेटी को पता चल चुकी है तो वो तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती एक कमरे में लेकर गया, उसे अब्यूज किया। उसने तुम्हारी बेटी को धमकाया कि अगर तुम अपनी माँ को या किसी और को कुछ भी बताओगी तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को जान से मार डालूंगा। शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने इस काम के लिए तुम्ही को क्यों बुलाया। नीचे वाले कमरे में जो बैठा है ना तुम्हारा दोस्त किम, उसने तुम्हारी बेटी को अब्यूज किया। तुम्हारी बेटी शॉक में थी और मुझसे मदद मांगने आई थी मुझसे, और इसीलिए मैंने खुद प्लान करके तुम्हें यहाँ बुलाया था। मेरा टारगेट तुम नहीं वो किम था। यंग तो रोने लगती है कि नहीं जरूर तुमने कोई गलती की है, तुमसे कोई गलती हुई है। किम ऐसा आदमी नहीं है, मैं किम से प्यार करती हूँ और मेरी बेटी को वो अपनी बेटी मानता है। वो उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कभी हो ही नहीं सकता। कातिल कहता है कि वाह कितनी भोली हो, तुम्हारे इसी विश्वास का तो फायदा उठा रहा है वो। उसने तुम्हारी बेटी के साथ वो किया जो कि वो बेचारी तुम्हें बता तक नहीं पा रही है, इसीलिए वो तुमसे बात नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम किम पर भरोसा करती हो। उस बिजनेसमैन ने तुम्हें फाइल दिया था राइट, इस बारे में तुमने किम के अलावा और किसी को नहीं बताया, और उसका एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। क्या इस बारे में उसने तुम्हें कभी कुछ बताया? नहीं ना। तुम कब घर पे रहती हो कब नहीं, इसके बारे में किम के अलावा किसको पता होगा? किसी को नहीं। तुमने खुद कहा था कि 6 महीने से तुम्हारी बेटी अजीब बिहेव कर रही है, तुमसे ठीक से बात नहीं कर रही। किम ने उस बच्ची के साथ जो घिनौनी हरकत की थी वो भी 6 महीने पहले की थी, पता है? तुम्हारे सामने मैंने पूरा सच रख दिया है, अब फैसला तुम्ही को करना है। अगर अब भी तुम्हें मेरी बातों पे शक है तो तुम खुद अपनी बेटी को कॉल करके पूछ लो, कहकर वो यंग को फोन देता है। यंग रोती है दोस्तों क्योंकि एक और उससे बड़ा गुस्सा आता है, तो दूसरी ओर वो डरती है कि अपनी बच्ची से इस बारे में पूछूंगी कैसे। हिम्मत जुटाकर वो अपनी बेटी को कॉल करके पूछती है बेटा कहाँ हो तुम? वो कहती है माँ मैं तो घर आ चुकी हूँ, आप कहाँ हो? तो यंग बड़ी टेंशन में कहती है कि बेटा मैं घर आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करना। इस पर पता है क्या बेटी कहती है, क्या आप उन डॉक्टर के साथ हो? और ये सवाल सुनकर यंग और रो देती है। उसकी बेटी कहती है मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, कहकर वो भी रो जाती है। इस पर साइकेट्रिस्ट फोन लेकर यंग की बेटी से कहता है कि फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगा, तुम्हारी माँ जल्दी घर आ जाएगी, तुम सेफ
सेफ रहना, कहकर वो कॉल काट देता है। लेकिन यंग अब भी ये कहती है कि मैं किम से मिलना चाहती हूँ, उससे बात कंफर्म करना चाहती हूँ। ट्रिस्ट कहता है तुम्हारी मर्जी, कहकर वो यंग को एक गन देता है और उसे किम के कमरे में भेजता है। इसी बीच किम अपना टेप वगैरह फाड़ चुका था और दरवाजा खोलकर बच निकलने की कोशिश में होता है, लेकिन सामने यंग को पाकर कहता है क्या अच्छा हुआ तुम आ गई, उस कातिल ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तो यंग तो उस पे गन तान कर कहती है कि बनो मत, समझे? क्या तुमने मेरी बेटी को अब्यूज किया था? क्या तुमने मुझसे कुछ छिपाया है? किम कहता है देखो वो कातिल तुम्हें हिप्नोटाइज कर चुका है, इसलिए तुम्हें ऐसी बातें सूझ रही है। लेकिन यंग पिछले 6 महीनों की बातों को ध्यान से सोचती है तो रियलाइज करती है कि उसकी बेटी किम के साथ बहुत घुल मिल गई थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से वो किम से दूर रहने लग गई थी, उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। इसलिए यंग को अब यकीन हो जाता है कि साइकियाट्रिस्ट सच कह रहा था, किम ने ही उसकी बेटी को अब्यूज किया था। इसलिए वो किम को शूट करने वाली होती है, लेकिन किम गन छीन लेता है और यंग चिल्लाती है कि तुमने मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया, उससे तो तुम अपनी बेटी कहा फिरते थे। तो किम अब बदल जाता है दोस्तों, कहता है कि अरे देखो जो हुआ वो एक दुर्घटना थी। यंग भड़क जाती है कि मेरी बच्ची की लाइफ बर्बाद करते हो और दुर्घटना कहते हो उसे। लेकिन किम यंग को बुरी तरह पीट पीट कर उसे गिरा देता है, लेकिन यंग तो ठान लेती है कि आज मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी। और तब एंट्री होती है अपने कातिल भाई साहब की, यानी कि साइकियाट्रिस्ट की। वो किम से कहता है कि गन नीचे कर दो, लेकिन किम कहता है कि मैं इसे शूट करके इल्जाम तुम पे लगा दूंगा। कहकर वो ट्रिगर दबाता है, ओह बुलेट की बत्ती निकलती है, हवा निकलती है। दरअसल साइकियाट्रिस्ट ने जानबूझकर यंग को बिना बुलेट के खाली गन दे दिया था, और तो और उसने यंग के हाथ में एक बेहोशी का इंजेक्शन भी दिया था। वो किम को इंजेक्शन लगा देती है और किम बेहोश। फिर वो यंग के हाथ में एक रुमाल देता है और कहता है खून पोंछ लो और घर जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस दरिंदे के साथ जो करना है वो मैं कर लूंगा। यंग के जाने के बाद दोस्तों साइकियाट्रिस्ट किम को उठा के लेके जाता है, फर्श पर एक कवर बिछाकर किम को टाइट बांध देता है ताकि वो हिल ना पाए, और कहता है फिक्र मत करो, नो 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 फिक्र मत करो, तुम हिल नहीं पाओगे लेकिन दर्द बढ़िया फील होगा भाई। कहकर वो किम के प्राइवेट पार्ट्स को बढ़िया तरीके से घायल करने लग जाता है और दर्द के मारे उसकी जान चली जाती है। कुछ हफ्ते के बाद यंग अपनी बेटी को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाती है। साइकियाट्रिस्ट हिप्नोटाइज के जरिए उसके मन से उस अब्यूज का नामो निशान मिटा देता है। इसके बाद वो बढ़िया से पहले की तरह खुश हो जाती है। वो यंग से पूछता है अगर तुम भी स्ट्रेस में हो तो मैं तुम्हारा भी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, लेकिन यंग कहती नहीं, किम पर भरोसा करके मैंने जो गलती की उसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। हमारी खातिर आपने अपने हाथ खून से रंग दिए, अब आपको पुलिस से कौन बचाएगा। इस तरह बातें करके यंग जाने लग जाती है और तब साइकियाट्रिस्ट अपना हाथ दिखाता है। कानून की नजरों में साइकियाट्रिस्ट भले ही कातिल है, लेकिन अपने खुद के ज़मीर के हिसाब से उसने लोगों की भलाई की। तब एक औरत आकर बताती है कि एक औरत अपनी बेटी के साथ आई है, लगता है उस बच्ची के साथ बुरा हुआ है। ये सुनकर साइकियाट्रिस्ट की आंखों में ये देखिए दोस्तों आक्रोश, यानी बुरा काम करने वालों को नरक में पहुंचाने का काम साइकियाट्रिस्ट आगे भी जारी रखेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी ये स्टोरी, मजा आया सुनने में? अपनी राय कमेंट्स में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।